तो एपिसोड 7 के लास्ट में हमने देखा था कि जिन्वू डायमंड कैसल में आ जाता है और उसने पूरा एक प्लान बनाया था कि कैसे मॉन्स्टर्स को मारना है। फिर जब भी वहाँ पर डायमंड नाइट्स आ गए थे जो कि बेयर सोल्जर्स पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे और जिन्वू ये सब छुपकर देख रहा था। फिर जैसे ही वो सामने आता है वो डायमंड नाइट्स उस पर अटैक कर देते हैं। फिर जिन्वू इन लोगों से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जब भी वो एपिसोड वहाँ पर खत्म हो गया था। तो चलिए देखते हैं अब आगे। एपिसोड की शुरुआत में जिन्वू डायमंड नाइट्स के लीडर से फाइट कर रहा था। उसके डायमंड नाइट्स के पूरे भी सोल्जर्स खत्म हो गए थे और यहाँ पर जिन्वू भी उस लीडर को मारने ही वाला था कि अचानक से उसे आवाज आती है, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करती हूँ। फिर जिन्वू सोचता है ये आवाज, ये तो, और वो ऐसा बोलकर उसके चेहरे से मास्क हटा देता है। फिर वो देखता है कि वो तो एक लड़की है, मतलब कि फीमेल मॉन्स्टर है, और वो यहाँ पर जिन्वू से माफी मांग लेती है। फिर जिन्वू कहता है पहले तो तुमने ही हमारे ऊपर अटैक किया और फिर अब तुम मुझसे माफी मांग रही हो, वो भी तुम्हारे पूरे सोल्जर्स खत्म होने के बाद। फिर जिन्वू उस लड़की को छोड़ देता है, वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब भी वो लड़की फिर से जिन्वू के ऊपर पीछे से अटैक करती है, लेकिन जब वहाँ पर डस्क आ जाता है और जिन्वू को बचा लेता है। फिर यहाँ पर जिन्वू पूछता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो। फिर वो लड़की फिर से माफी मांगने लगती, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर यहाँ पर जिन्वू सोचता है कितनी अजीब डायमंड है ये। फिर यहाँ पर जिन्वू उससे परमिट के बारे में पूछता है तो वो लड़की बताती है कि वो परमिट मेरी फैमिली के पास है, अगर तुम मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं करोगे और जिंदा छोड़ दोगे तो हम तुम्हें वो परमिट दे सकते हैं। और वो ये भी बताती है कि उसे दूसरे फ्लोर के परमिट के बारे में भी पता है। तो यहाँ पर जिन्वू उससे एक और आखिरी सवाल पूछता है और वो कहता है क्या मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है हाँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। फिर यहाँ पर जिन्वू से कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम मुझे परमिट दे दोगी मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं करूंगा। फिर हमें यहाँ पर शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मची रहती है और वो सब एक फ्लाइंग एंट ने किया था। वहाँ पर उसने बहुत ज्यादा लोगों को खाया था और यहाँ पर वो एक इंसान को खाने के बाद दूसरे इंसान पर भी अटैक कर देती है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था और फिर वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। फिर हमें दोबारा से जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फीमेल मॉन्स्टर अपना नाम एसल बताती है और वो बताती है कि वो रेडिरो फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। तो यहाँ पर जिन्वू पूछता है क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई देती है जो कहती हो कि इंसानों को मार दो। तो एसल बताती है नहीं, ऐसा नहीं सुनाई देता, हमें सुनाई देता है कि तुम जहाँ पर रह रहे हो उसकी हिफाजत करो। तो जिन्वू कहता है तुम्हें ये आवाज कब से सुनाई दे रही है। तो वो लड़की बताती है जब से हम यहाँ पर आए हैं। तो जिन्वू पूछता है इससे पहले कहाँ पर थी। तो वो लड़की बताती है कि हम लोग इससे पहले डायमंड रेल में थे। तो जिन्वू कहता है तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तभी अचानक से एसल के ऊपर कोई टेक ओवर कर लेता है और फिर वो बताती है कि हम लोग जंग की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर जिन्वू पूछता है आखिर तुम किससे लड़ने वाले थे। तो यहाँ पर एसल बताती है कि एक ऐसा दुश्मन जिसे हराने के लिए पूरे भी डायमंड्स का एक साथ होना जरूरी है। तो यहाँ पर जिन्वू और भी ज्यादा जानने की कोशिश करता है लेकिन सिस्टम उसे बताने नहीं देता और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो जिन्वू को समझ में आ जाता है कि इससे आगे उसे और कुछ पता नहीं चल सकता। फिर हमें यहाँ पर हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनचुल बता रहा होता है कि एक फ्लाइंग एंट ने 294 लोगों को जान से मार दिया और उस एंट को मारने के लिए 108 हंटर्स को भेजा गया था, लेकिन उसमें से 4 E रैंक के, 1 C रैंक का और 2 B रैंक के हंटर्स मारे गए। तो यहाँ पर मिस्टर गो ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचते हैं एक एंट ने ऐसा किया। फिर यहाँ पर जिनचुल बताता है कि बाद में एक A रैंक का हंटर आया जिसने खतरनाक सा हमला करके उस एंट को मार दिया। इसका मतलब ये है कि एक एंट A रैंक के बराबर है। यहाँ पर हमारा आइलैंड 120 किलोमीटर दूर है जेजो आइलैंड से। अगर वो फ्लाइंग एंट्स अच्छी तरीके से उड़ना सीख गई तो सबसे पहले अटैक हमारे ऊपर ही होगा। तो यहाँ पर मिस्टर को कहते हैं तो फिर जापान को कांटेक्ट करो, हमें उनकी मदद की जरूरत है और साथ ही साथ में दूसरे कंट्रीज को भी सावधान रहने के लिए कह दो। मैं हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन होने के नाते ये ऐलान करता हूँ कि हम लोग 4th रेड ऑपरेशन जोजो आइलैंड पर करेंगे। फिर हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डस्क ने एलिस को उठाए रखा था। फिर जब एलिस की आंख खुलती है तो वो जिन्वू को थैंक यू कहती है और साथ ही साथ में उससे माफी भी मांगती है कि उसके अचानक से बेहोश होने की वजह से। फिर वो लोग रेडिरो फैमिली के कैसल तक पहुँच जाते हैं और जब वो लोग यहाँ पर अंदर पहुँच जाते तो वो एसल के डैड कहते हैं अरे बेवकूफ लड़की, तुम ये अपने साथ किसे लेकर आई हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इसके शैडो में कितने ज्यादा सोल्जर्स हैं। फिर यहाँ पर जिन्वू कहता है ओ इसने तो पहचान लिया। फिर यहाँ पर उसका फादर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी को बंदी बनाकर हमारे किले पर कब्जा कर लोगे। और फिर उसके पूरे भी सोल्जर्स जिन्वू को घेर लेते हैं। तो यहाँ पर एलिस कहती है नहीं फादर, ऐसा नहीं है, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। फिर यहाँ पर जिन्वू कहता है मेरे और आपकी बेटी में एक डील हुई है, अगर आप मुझे परमिट दे देंगे तो मैं आपको और आपकी बेटी को कुछ भी नहीं करूंगा। तो फिर यहाँ पर ये किंग मान जाता है क्योंकि जिन्वू के पास बहुत ज्यादा ताकत थी और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो उसे परमिट दे देता है। फिर जैसे ही वो परमिट ले लेता है तो वो उसका फादर कहता है अच्छा अब तुम्हें मिल गया ना, अब दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन फिर जिन्वू कहता है नहीं, अभी मुझे एक और चीज चाहिए, मैं आपकी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ क्योंकि इसे दूसरे फ्लोर के परमिट के बारे में भी पता है। तो यहाँ पर उसका फादर कहता है
अगर तुम इसकी सेफ्टी की गारंटी लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो जिनवू कहता है मैं इसकी सेफ्टी की गारंटी लेता हूँ। फिर वो उसका फादर उसे जाने देता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट उस एंट मॉन्स्टर के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे और ये सब रिसर्च को वो गिल्ड मास्टर भी वहाँ पर खड़कर देख रहा था। फिर जब इसके पास एक लड़की आती है और कहती है आपको हमारे साथ चलना होगा। फिर हमें दोबारा से जिनवू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने बहुत ज्यादा फ्लोर को क्लियर कर लिया था। वो 89 फ्लोर पर पहुंच जाता है और इतना ज्यादा फाइट करने की वजह से वहाँ पर इग्रिस और टैंक का भी रैंक अप हो गया था। वो दोनों भी एस रैंक और ए रैंक के बराबर हो गए थे। फिर यहाँ पर जिनवू एसएल को वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि 90 फ्लोर के बाद बहुत ज्यादा खतरनाक डायमंड्स रहेंगे और उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एसएल बोलती तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे देखना है कि आखिर में तुम्हें क्या हासिल होता है। तो यहाँ पर जिनवू भी मान जाते हैं तो फिर ठीक है तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो। और फिर वो लोग 90 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज थे और उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा थी और साथ ही साथ में उनकी पावर भी बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर जिनवू, इग्रिस और टैंक बहुत अच्छी तरीके से उनसे फाइट कर रहे थे और उन लोगों को हरा रहे थे। और फिर हमें यहाँ पर चाहे और चॉय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चॉय चाहे को बताता है कि 4th रेड ऑपरेशन जो कि जेजो आइलैंड पर है उसमें सभी एस रैंक के हंटर्स का जाना जरूरी है। तो फिर यहाँ पर चाय कहती है तो जिनवू भी आ रहा है। तो चाय कहता है हाँ हमें उस आइलैंड पर जाकर सभी एंट मॉन्स्टर को खत्म करना होगा और वैसे भी आज हमारी मीटिंग है बहुत सारे गिल्ड मास्टर्स के साथ जो कि जापान से यहाँ पर आ रहे हैं। फिर हमें जिनवू का सीन दिखाया जाता है जिसने सारे के सारे फ्लोर्स को क्लियर कर लिया था। वो आखिरी फ्लोर यानी कि 100 फ्लोर पर आ जाता है और एसएल कहती है यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। जब भी अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बिजली एक ड्रैगन में से आ रही थी और उसके ऊपर एक डेमन बैठा हुआ होता है और वो कोई और नहीं बल्कि वो डेमन मोनार्क होता है जिसका नाम बारान था। उसे देखकर यहाँ पर एसएल बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर जिनवू सोचता है इन लोगों का नाम रेड कलर से बताया जा रहा है यानी कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो सोचता है कि एसएल भी उससे बहुत ज्यादा डर रही है, क्या मैं इसे हरा भी पाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बारान होता है वो अपनी मैजिकल पावर से एक बॉटल खोल देता है, मतलब एक नहीं बहुत ज्यादा बॉटल्स खोल देता है जिसमें से बहुत ज्यादा खतरनाक डेमन्स बाहर आते हैं और वो जिनवू को और एसएल को घेर लेते हैं। फिर यहाँ पर एसएल पूछती है आखिर अब हम क्या करें। फिर यहाँ पर जिनवू भी अपनी पूरी शेडो मोनार्क आर्मी को बाहर निकाल लेता है और फिर उन डेमन्स में और शेडो मोनार्क आर्मी में बहुत ज्यादा खतरनाक सी फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ये जो डस्क होता है वो अपनी फायर मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा तबाही मचा देता है और ये सब नजारा देखकर एसएल सोचती है मुझे नहीं पता था कि ये जिनवू इतना ज्यादा ताकतवर है और ये ऐसे भी लड़ सकता है, लेकिन उसके सामने डेमन मोनार्क है जो कि यहाँ का किंग है। तो अब मुझे डेमन मोनार्क का साथ देना चाहिए या फिर जिनवू जो कि बाहर से आया उसका साथ देना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बारान जो होता है उसके पास एक खतरनाक सी पावर होती है। वो अपने मुंह से बिजली छोड़ता है जिससे एक खतरनाक सा बादल बन जाता है और वो बिजली जिनवू के पूरे भी सोल्जर्स के ऊपर जाकर गिरती है और कई सोल्जर्स तो वहीं पर मर जाते हैं। फिर वहाँ पर एक बिजली एसएल की तरफ भी आ रही थी तो जिनवू एसएल को तो बचा लेता है अपनी केप के जरिए से, लेकिन फिर वो यहाँ पर कहने लगता है इसकी ये बिजली की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं अपने सोल्जर्स को दोबारा से तो समन कर सकता हूँ लेकिन इससे मेरा एमपी भी जाएगा, तो सबसे पहले मुझे इसी को खत्म करना होगा। फिर यहाँ पर जिनवू इनविजिबल हो जाता है और सोचता है कि मुझे सबसे पहले ड्रैगन के ऊपर अटैक करना है, मैं उसके पर को काट दूंगा। जैसे ही वो उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने जाता है वहाँ पर वो बारान बीच में आ जाता है। जिनवू ये देखकर हैरान हो जाता है और वो सोचता है इसने मुझे कैसे देख लिया। और फिर बारान जिनवू को जमीन पर जोर से पटक देता है और उसके ऊपर अपनी बिजली का हमला करता है। जिनवू उससे बच जाता है लेकिन फिर बाद में उसे लगने ही वाली होती है कि जब भी वो डस्क और इग्रिस की मदद लेता है, डस्क उस बिजली को रोक देता है अपनी फायर मैजिक के जरिए से और इग्रिस जल्दी से जाता है और स्पीडी के साथ उस ड्रैगन का गला काट देता है। फिर ड्रैगन और बारान नीचे गिर जाते हैं। फिर उसके बाद में जिनवू कहता है चलो अच्छा हुआ तुम नीचे आ गई, ऊपर देख देख कर मेरी आंखें दर्द हो रही थी। फिर यहाँ पर बारान धुएं में से खतरनाक सी एंट्री मारता है और वो एकदम रेडी था फाइट करने के लिए। फिर हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़की होती है जिसका नाम होता है हानिकावा और वो लोग ड्रॉन शॉर्ट गिल्ड से आए होते हैं। फिर वो अपने बॉस का इंट्रोडक्शन देती है जिनका नाम है गोतो रियोजी जो कि वो गिल्ड मास्टर हैं और इनकी जो गिल्ड है उसमें टोटल 11 एस रैंक के हंटर्स है जो कि जापान की सबसे बड़ी गिल्ड है और एशिया में दूसरे नंबर पर है। फिर यहाँ पर वो हानिकावा बताने लगती है कि हमने एंट मॉन्स्टर के बारे में कुछ रिसर्च की और हमें ये मालूम हुआ है कि ये जो एंट्स हैं वो अपने अंडे से बाहर निकलने के बाद बहुत तेजी से ग्रो होती हैं और फिर 1 साल के बाद ही मर जाती हैं। तो अगर हम इनकी रानी को हरा दें तो ये जो एंट्स हैं वो 1 साल के बाद खुद ही मर जाएंगी। और पिछले 3 रेड से हमें ये मालूम हुआ है कि ये जो एंट मॉन्स्टर हैं वो सबसे पहले ताकतवर हंटर्स पर ही जाती हैं अटैक करने के लिए, तो हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। फिर यहाँ पर रियोजी कहने लगता है हमारी टीम में 11 एस रैंक के हंटर्स हैं तो उसमें से 10 हंटर्स आपके साथ रहेंगे और वो लोग उन पूरे भी एंट्स का ध्यान भटकाएंगे। तो फिर ये सुनकर जिंजुल और मिस्टर वो शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हें पता भी है ना तुम क्या कह रहे हो,
भले ही तुम्हारे पास 11 है, लेकिन तुम पूरे 10 के 10 एस रैंक के हंटर्स भेजने के लिए रेडी हो और वहाँ पर हजारों एंड्स होंगे, उन सबसे कैसे सामना किया जाएगा। रियोजी कहता है वो लोग बस ध्यान भटकाएंगे, ना कि फाइट करेंगे, और आप लोग अपने हंटर्स को भेजकर उस क्वीन को मार देना। हम दोनों भी साथ मिलकर काम करेंगे तो ये आसान होगा। तो यहाँ पर मिस्टर गो भी मान जाते हैं। फिर हमें डेमन कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बारान की जो आर्मी होती है वो जिन्वू की आर्मी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी और जिन्वू के सोल्जर्स वहाँ पर मारे जा रहे थे, जिसकी वजह से उसकी एमपी बहुत तेजी से खत्म होने लगती है। और यहाँ पर डस्क और इग्रिस ये लोग मिलकर बारान के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन बारान इन लोग के अटैक को टॉच कर लेता है और फिर जिन्वू इसी मौके का फायदा उठाकर बारान के ऊपर खतरनाक से हमला करता है, लेकिन बारान उसको भी टॉच कर लेता है। जिन्वू ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। बारान जिन्वू के सर को पकड़कर ऊपर उठाता है और इसको जोर से दबाने लगता है। फिर जैसे ही वो जिन्वू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिन्वू के सोल्जर्स आकर उसके हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर बारान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बिजली की पावर का इस्तेमाल करके उन सभी सोल्जर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। और जिन्वू एक साइड पर खड़ा हुआ होता है और वो सोचता है अब तो मेरा पूरा एमपी भी खत्म हो गया, अब मैं दोबारा से सोल्जर्स को समन नहीं कर सकता, इसका मतलब मुझे अकेले ही फाइट करनी होगी। फिर यहाँ पर बारान अपनी तलवार निकाल लेता है फाइट करने के लिए और जिन्वू भी यहाँ पर रेडी हो जाता है। जब भी बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों की फाइट भी, वो दोनों बहुत खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर उन लोगों की फाइट में इतनी स्पीडी होती है कि समझ में नहीं आता कि कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है। फिर उसके बाद में बारान जिन्वू के ऊपर ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से जिन्वू अपने वेपन्स को छोड़ देता है, मतलब कि उसके हाथ से गिर जाते हैं और फिर उसके पास कोई वेपन नहीं होता। वो अपने हाथों से ही रोकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी उसको। और बारान यहाँ पर जिन्वू के ऊपर बिजली का अटैक करने वाला होता है। ये देखकर जिन्वू सोचता है मैं इसके ये अटैक को टॉच नहीं कर सकता, लेकिन जब ही एसिल बारान के ऊपर अपनी तलवार फेंक देती है, जिसकी वजह से बारान का ध्यान उसके ऊपर चले जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन जब यहाँ पर जिन्वू कहता है अब मुझे मौका मिल गया, और ऐसा कहते ही उसके ऊपर खतरनाक सा अटैक करता है, जिसकी वजह से बारान के दोनों ही हाथ कट जाते हैं। लेकिन फिर भी वो जिन्वू के ऊपर अपनी बिजली की पावर का यूज करके अटैक करने वाला होता है। लेकिन जब भी जिन्वू कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और ये कहकर वो उसे जोरदार का मुक्का मारता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार का धमाका होता है जो कि आसमान में भी दिखाई देता है। और पूरी धूल हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो बारान था उसकी गर्दन ही कट गई है, यानी कि जिन्वू यहाँ पर जीत गया है और बारान हार चुका है। जिन्वू इस फाइट के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है, वो जमीन पर बैठ जाता है। फिर एसल उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन जब भी जिन्वू कहता है अपने घर वापस जाओ, अब यहाँ पर रेडिस ऑफ फैमिली का रोल होगा, तो एसल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वो रेडिस ऑफ फैमिली नहीं है, रेडिस ऑफ फैमिली है। और जब ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।